एंथ्रोलॉजी की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 और स्प्रेइंग टेक्निक्स ऑफ स्प्रे फ्रूट। और इस क्लास में हम लोग जो है इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने 1968 में इस एक्ट को पास किया था और यह जो है फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ वो 1 अगस्त 1971 को। और इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था भारत सरकार का कि जो भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, उनकी जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के प्रति है ना, जो भी रिस्क है उस रिस्क को मिनिमाइज करना, उस रिस्क को खत्म करना। और साथ ही साथ इन जितने भी इंसेक्टिसाइड्स थे उन इंसेक्टिसाइड्स का आयात, उनकी निर्माण है ना, उनको बेचना, उनको ट्रांसपोर्टेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के दौरान और उसके उपयोग करने के दौरान जो है ना, किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में उस रिस्क को, उसके प्रति जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, एनवायरनमेंट में जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, उनको कैसे कम से कम किया जा सके, मिनिमाइज कैसे किया जा सके। तो इस प्रकार से ये इंसेक्टिसाइड्स एक्ट जो है 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। और ये जो एग्जिस्टेंस, मतलब जो जितने भी इसके प्रोविजंस थे, इस एक्ट के जितनी भी धाराएं थी ना, वो आपका लागू हुई 1 अगस्त 1971। तो इसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे ना। तो इसमें इसके तहत था कि कोई भी जो पेस्टिसाइड्स रहेगा उसका जो है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी जो है ना, आपका क्या करना है, लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन कराना है और उस प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ उसका जो है लाइसेंस लेना है मैन्युफैक्चरर को, है ना। और उसके डिफरेंट जो भी फार्मूलेशंस बनने हैं है ना, वो इसी फार्मूलेशन में बनेगा, डब्ल्यूपी में बनेगा, सॉल्युबल पाउडर में बनेगा, किस में बनेगा, है ना। उसके सबको जो है अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है, लाइसेंस लेना है। और स्टेट लेवल पे जब उसको सेल करने जाते हैं तो सेल करने के लिए उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना। इस तरीके से रूल ये इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के तहत बनाए गए। साथ ही साथ इस इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के जो रूल्स थे उसमें ये था कि जो भी अच्छी क्वालिटी का जो पेस्टिसाइड्स है वो फार्मर्स को इजीली अवेलेबल हो जाए। और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं जैसे काकरोच है ना, चींटी है, और चूहे हैं, इस तरीके के जो हाउस होल्ड पेस्ट हैं है ना, उनका भी न्यूसेंस कम हो जाए, उनके भी जो आक्रमण होते हैं वो कम हो जाए। साथ साथ ह्यूमंस में उसकी किसी प्रकार की बीमारियां ना फैले, और पब्लिक हेल्थ उससे अच्छी रहे, किसी भी प्रकार का पब्लिक को उन सब चीज़ों के यूज करने से नुकसान ना हो। तो जितने भी जो पेस्टिसाइड्स थे है ना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इन सब का जो है ना, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना। इस तरीके से कुछ रूल्स इस एक्ट के तहत बनाए गए ना। और जो इस जो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है ना, उसका इफेक्टिव रूप से एनफोर्समेंट के लिए है ना, मतलब इफेक्टिव रूप से ये काम करे, तो इसके लिए इन्होंने कुछ जो है सेंट्रल लेवल पे कुछ बोर्ड बनाए थे, कमेटी बनाई थी, बोर्ड बनाए थे, जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है वो आपका जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ उसके चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उसके चेयरमैन होते हैं। और यह जो बोर्ड है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है। और जिसमें कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज उसके चेयरमैन होगा, उसके साथ साथ 29 मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। और ये सदस्य जो है इस बोर्ड्स में कुछ जो है कार्य करते हैं। तो उनके सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड के कुछ फंक्शंस होते हैं कि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको टेक्निकल मैटर पे है ना, कौन सा पेस्टिसाइड्स कब यूज करना है, किस समय डालना है ना, उसके लेवल्स जो है वो मोस्ट हजार्डियस है, नुकसान वाला है, टॉक्सिक ज्यादा है, कम टॉक्सिक है, इन सब की चीजों के बारे में एडवाइस देने का कार्य जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड जो है करता है। और साथ ही साथ जो
कोई भी जो इंसेक्टिसाइड्स है उनको किस बेस पे उसको क्लासिफाइड करना है, किस कैटेगरी में रहना है, टॉक्सिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, है ना, जो उसकी विषाक्तता होती है, विषाक्तता के आधार पर इंसेक्टिसाइड्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। तो कौन सा पेस्टिसाइड है किस टॉक्सिक ग्रुप में आएगा उसको जो है निर्धारित करने का कार्य भी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के जरिए किया जाता है। साथ ही साथ जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उसका रेसिड्यूज है या उसका वेटिंग पीरियड है ना, कि कितने दिनों बाद अगर वेजिटेबल्स में स्प्रे किया जाए तो कितने दिनों बाद उसका उस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स द्वारा किया जा सकता है। तो ये सब जो है उसकी टॉलरेंस लिमिट्स इंसेक्टिसाइड्स की, उसका रेसिड्यूज, इसकी सब एडवाइस जो है वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड करता है। इसके अलावा दो जो एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और उसका जो मैंने आपको बताया वेटिंग पीरियड है ना, हार्वेस्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट का तो उसके बीच में कितना गैप रहेगा उसको बोला जाता है वेटिंग पीरियड। तो ये जो वेटिंग पीरियड है ना, उसका इंटरवल्स कम से कम रहे, ऐसा करके जो है आपका ये भी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के कार्य है। और साथ साथ जो इंसेक्टिसाइड्स है उसकी सेल्फ लाइफ पीरियड है ना, सेल्फ लाइफ पीरियड कितनी होनी चाहिए, ये सब का निर्धारण सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कमेटी एक होती है जो कि जिसमें एक चेयरमैन होता है रजिस्ट्रेशन कमेटी में और 5 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बोर्ड जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है उसी के मेंबर्स होते हैं। उसमें 5 पर्सन जो होते हैं वो बोर्ड के मेंबर होते हैं और इस कमेटी का मेन उद्देश्य रजिस्ट्रेशन करना है ना, जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं है ना, वो उनका क्या फार्मूलेशन होगा, क्या वो इसी फार्मूलेशन में बनेंगे, क्या वो एसपी फार्मूलेशन में बनेंगे, वेटेबल पाउडर फार्मूलेशन में बनेंगे, किस फार्मूलेशंस में बनेंगे, और उसको जो है जो भी आया है कंपनी ने अगर उनको दिया है ये रजिस्ट्रेशन करना है इस प्रोडक्ट का, तो वो पहले पूरा रजिस्ट्रेशन कमेटी उसको वेरीफाई कर लेती है। ये कर लेती है कि हाँ भाई वो इंसेक्टिसाइड जो है वो रजिस्टर करने लायक है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए डिफरेंट जो है उसके क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया के आधार पर उसको रजिस्टर्ड करने का कार्य करती है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है इसको इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरर कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा, उसकी एफिकेसी कैसी होगी, ह्यूमन बींग्स के लिए वो स्वास्थ्य के हिसाब से सही रहेगा या नहीं रहेगा, एनिमल्स के ऊपर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ये सब कार्य जो है ना, ये आपका रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है जो भी पॉइजन्स या आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके हैंडलिंग के समय में, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते समय, ट्रांसपोर्टेशन के समय क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी, है ना, इस सब का निर्धारण करने का कार्य भी रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा किया जाता है। और साथ साथ जो प्रोडक्ट बना है उसको इंपोर्ट करना, है ना, इंसेक्टिसाइड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना है, ये सब जो है इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 3 अलग अलग प्रकार के रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा 3 अलग अलग प्रकार का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पहला होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कोई भी जो प्रोडक्ट्स आया है वो कमर्शलाइजेशन के पहले, बाजार में आने के पहले डाटा जनरेशन का काम है ना, कि वो प्रोडक्ट वाकई में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिस पेस्ट के अगेंस्ट रिकमेंडेड है, जिस क्रॉप के अगेंस्ट रिकमेंडेड है, वह उस पर काम करता है कि नहीं, उसके लिए जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। इसमें शुरू के 2 साल जो होते हैं केवल डाटा जनरेशन का कार्य किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कमर्शलाइजेशन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कहलाता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। दूसरा होता है रेगुलर और फुल रजिस्ट्रेशन, है ना, जब कमेटी जो है सेटिस्फाई हो जाती है, रजिस्ट्रेशन कमेटी, हाँ ये प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट जो है एक्स क्रॉप में एक्स पेस्ट के अगेंस्ट बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसके डाटा जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो डाटा सेटिस्फैक्ट्री है, और उसका उद्देश्य जिस पेस्ट को कंट्रोल करना है वो वाकई में उस पेस्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो उस समय में जो रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो रेगुलर और फुल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है। तीसरा होता है रिपीट रजिस्ट्रेशन। रिपीट रजिस्ट्रेशन में कोई भी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है ना, वो कुछ समय के बाद, है ना, उनको जो है फिर से एक बार रिपीट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए डाटा रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, बट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जैसे ज्यादा डाटा की जरूरत नहीं होती, कम डाटा में भी
जो है वो रिपीट रजिस्ट्रेशन का कार्य रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन कमेटी डिफरेंट प्रकार के सर्टिफिकेट्स इशू करती है। और साथ ही साथ जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड नहीं, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी भी जो है वो इसी जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड के द्वारा बनाई जाती है। और ये डिफरेंट लेबोरेटरीज इंडिया के डिफरेंट जगह पे हैं, तो इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। तो ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी क्या क्या फंक्शंस करती है, तो ये जो है जो भी सैंपल्स इंसेक्टिसाइड्स के आए हैं, है ना, उनको एनालाइज करना मतलब उसको विश्लेषण करना, है ना, इंसेक्टिसाइड्स के सैंपल्स का विश्लेषण करना, है ना, और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है ना, उसको सर्टिफिकेट्स इशू करना, एनालिसिस क्या क्या हुई उससे संबंधित, है ना। और साथ ही साथ जो भी एनालाइज सैंपल्स हैं, जो मटेरियल दिए गए हैं, उनका इंसेक्टिसाइड्स रेसिडुअल इफेक्ट कैसा हो रहा है, उसमें रेसिड्यूज कितने समय तक रहते हैं, इन सब का भी एनालिसिस करने का कार्य सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी द्वारा किया जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस भी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी करती है जो कि जरूरी है इंसेक्टिसाइड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके अलावा जो भी इंसेक्टिसाइड्स है उसकी एफिकेसी या उसकी टॉक्सिसिटी, है ना, उसका निर्धारण करने के लिए भी जो है टेस्ट करने का कार्य सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 किस तरीके से कार्य करता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं उसके, और साथ ही साथ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड, रजिस्ट्रेशन कमेटी, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी, ये सब इस तरीके से इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के बारे में जानकारी देता है। अब एक अलग चैप्टर आता है हमारे कोर्स में, एप्लीकेशन टेक्निक्स ऑफ स्प्रे फ्लूइड्स, अर्थात जो लिक्विड तरल होता है घोल बनाने के बाद उनको किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाए, किस तरीके से पौधों में अप्लाई किया जाए, किस तरीके से ऑर्चार्ड में अप्लाई किया जाए। तो पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पेस्ट मैनेजमेंट में, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन टेक्निक का कि जो टारगेट स्पीसीज है, हमको जिसको इंसेक्ट को किल करना है, जिस इंसेक्ट के ऊपर हमको कंट्रोल करना है, वह टारगेट स्पीसीज कंप्लीटली जो है क्या हो जाए, किल हो जाए। और साथ ही साथ जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थात हमारे जो मित्र जीव हैं, नेचुरल एनिमीज हैं, उनके ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। और साथ साथ यह जो है स्प्रे फ्लूइड्स की जो टेक्निक्स है ना, ये हमको सही समय पे एप्लीकेशन करने की जानकारी भी देती है। और जो मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं वो अब आप लोग सब देखते भी होंगे कि स्प्रे के रूप में, है ना, स्प्रे के रूप में ही मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। पहले समय में डस्टिंग वगैरह की जाती थी, आजकल डस्टिंग्स वगैरह भी अभी भी होती है, लेकिन डस्टिंग एप्लीकेटर्स का यूज जो है वो कम होता है, ज्यादातर स्प्रे लिक्विड का ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो स्प्रेइंग होती है वो ड्रॉपलेट साइज, है ना, जो उसमें से फुहारे निकलती हैं, है ना, ड्रॉपलेट जो निकलती है पानी की, जो स्प्रे फ्लूइड्स की जो है बूंदें निकलती हैं, उस साइज के आधार पर जो स्प्रेइंग होती है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई। तो पहला है, सबसे पहला स्प्रे टाइप है वेरी कोरस स्प्रे। तो बहुत मोटा स्प्रे जो होता है उसमें जो ड्रॉपलेट साइज होती है वो मोर देन 500 माइक्रॉन्स, है ना, 500 माइक्रॉन्स से ज्यादा होती है उसकी ड्रॉपलेट साइज। कोरस स्प्रे उसकी ड्रॉपलेट साइज जो होती है वो 400 माइक्रॉन से 500 माइक्रॉन होती है। मीडियम स्प्रे की 250 से लेकर के 400 माइक्रॉन तक ड्रॉपलेट साइज होती है। जबकि फाइन स्प्रे की ड्रॉपलेट साइज 100 माइक्रॉन से 250 माइक्रॉन होती है। मिस्ट जो स्प्रे टाइप होता है उसकी ड्रॉपलेट साइज 50 से लेकर के 100 माइक्रॉन्स होती है। जबकि फॉग स्प्रे टाइप के ड्रॉपलेट की साइज 5 माइक्रॉन से 50 माइक्रॉन होती है। जबकि एरोसॉल्स जो स्प्रे टाइप होता है उसकी ड्रॉपलेट साइज जो होती है 0.1 माइक्रॉन से 5 माइक्रॉन तक होती है। और जो स्प्रे फ्लूइड का वॉल्यूम है ना, स्प्रे फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से भी स्प्रेइंग को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है ना। उसमें से सबसे पहला है हाई वॉल्यूम स्प्रे, दूसरा होता है लो वॉल्यूम स्प्रे, तीसरा होता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, और चौथा होता है एरियल स्प्रे। ये है आपका स्प्रे फ्लूइड पर यूनिट एरिया में कितना
डाला गया, उसको वॉल्यूम कितना यूज किया गया, उसके आधार पर स्प्रेइंग जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहला है हाई वॉल्यूम स्प्रेस। हाई वॉल्यूम स्प्रेस में जो है जनरली इसमें क्या होता है, तो पानी में इसको जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं उनको पानी में डाइल्यूट किया जाता है, घोला जाता है, और इसमें जो ड्रॉपलेट साइज रहती है हाई वॉल्यूम स्प्रे की, वो ड्रॉपलेट साइज जो है वो बड़ी होती है ना, ठीक है, ज्यादा होती है। और इसका जो स्प्रे फ्लूइड होता है वो सामान्यतः है 450-500 है ना लीटर से लेकर के 1000 लीटर के बीच में, अलग अलग क्रॉप की स्टेज और जो ऑर्चार्ड्स रहेंगे है ना, उद्यान रहेंगे, उद्यान के आधार पर अलग अलग इसका जो है स्प्रे फ्लूइड की मात्रा लगती है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप में है ना, फसलों में सामान्यतः है 500 लीटर है ना, 500 लीटर जब छोटी क्रॉप रहती है तो उस समय पे, और सामान्यतः 1 हेक्टेयर एरिया में 500 लीटर पानी का स्प्रे फ्लूइड का, इसमें दवाई भी इंसेक्टिसाइड भी खुला है, वह स्प्रे फ्लूइड कहलाता है। उस स्प्रे फ्लूइड की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर तक यूज की जाती है। तो वहीं जो अर्चार्ड उद्यान होते हैं, आम के, अमरूद के, लीची के, हैं, उन उद्यानों में, ऑर्चार्ड्स में सामान्यतः 1000 लीटर स्प्रे फ्लूइड की जरूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर एरिया को छिड़कने के लिए, 1 हेक्टेयर एरिया के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हाई वॉल्यूम स्प्रेस के दो कैटेगरी होती है। एक होता है जो स्प्रेयर यूज किया जाता है, वो एक होता है मैनुअली ऑपरेटेड, दूसरा होता है पावर ऑपरेटेड। मैनुअली ऑपरेटेड अर्थात हस्तचलित, हाथ से चलाने वाले यंत्र है ना, वो इसमें आते हैं। और पावर ऑपरेटेड मशीनों के जरिए उपयोग में लाए जाने वाले जो है यंत्र, वो कहलाते हैं पावर ऑपरेटेड। तो मैनुअली ऑपरेटेड में पहला होता है नैपसैक स्प्रेयर। देखिए यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रही है नैपसैक स्प्रेयर की, इसको बोलते हैं पीठ पे लादने वाला जो यंत्र है, ये हस्तचलित होता है अर्थात मैनुअली होता है ना, इसीलिए इसको जो है नैपसैक स्प्रेयर कहा जाता है। इसमें जो है आपका ये प्लास्टिक की फ्लैट या बीन शेप्ड का टैंक होता है। और इस जो टैंक की कैपेसिटी होती है वो 10 लीटर से 20 लीटर तक, अलग अलग साइज के इसमें आते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है 16 लीटर का स्प्रेयर टैंक जनरली फार्मर्स यूज करता है ना। और ये जो है आयरन बेस रहता है, ये वाला आयरन बेस है या स्टेनलेस स्टील है, और ये बॉडी पूरी प्लास्टिक की बनी रहती है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये हैंडल हो गया, ये स्प्रे लांस हो गया, ये वाला है ना स्प्रे कट ऑफ डिवाइस हो गई, ये स्प्रे लांस हो गया ना, ये इसका नोजल्स हो गया, देन ये होस पाइप हो गए है। इस तरीके से अलग अलग इसकी असेंबली होती है। और यह जो है आपका फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, नर्सरीज है ना, उसमें इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके जरिए स्प्रे फ्लूइड डाला जाता है, और इसमें सामान्यतः एक दिन में लगभग लगभग 1 हेक्टेयर एरिया अर्थात 2.5 एकड़ एरिया, 0.8 से 1 हेक्टेयर एरिया एक दिन में इससे कवर किया जा सकता है। दूसरा मैनुअल ऑपरेटेड में है रॉकर स्प्रेयर। रॉकर स्प्रेयर जो है यह भी मैनुअल ऑपरेटेड अर्थात हस्तचलित है। इसमें ये देखिए, ये इसमें क्या हो जाता है, ये एक पंप असेंबली कहलाती है, इसमें लीवर होता है और ये प्रेशर चैम्बर होता है इस तरीके से। और साथ साथ ये सक्शन सक्शन वाला जो है डिवाइस हो गई ना, सक्शन होज होता है, स्टेनर होता है, स्टेनर यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये छन्नी हो गई है ना, और ये कट ऑफ वाल्व हो गया है ना, लांस हो गया, ये नोजल्स हो गया। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से मिल करके ये बना होता है। और रॉकिंग मूवमेंट है ना, रॉकिंग मूवमेंट जो है लीवर, ये लीवर से अपन लोग जो है इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे जो है प्रेशर क्रिएट होता है, इसमें प्रेशर चैम्बर है, इसमें प्रेशर क्रिएट होता है। और ये प्रेशर चैम्बर जो है वो क्या करता है, लिक्विड को है ना सक करता है। यहाँ लिक्विड में इसमें कोई टैंक नहीं होता है, ये टैंक जो है ना सेपरेट किसी बाल्टी में या 200 लीटर के ड्रम में ना घोल सॉल्यूशन स्प्रे लिक्विड बनाया जाता है, और इस स्टेनर को उसमें डाला जाता है, और डाल करके इसके जरिए जो है, इसके ये हैंडल है, हैंडल से जब इसका रॉकिंग मूवमेंट्स होता है, रॉकिंग मूवमेंट्स के जरिए प्रेशर चैम्बर में प्रेशर डेवलप होता है, और ये जो है इसके जरिए सक करता है, और सक करके ये इस पाइप के जरिए जो है नोजल से थ्रू होते हुए स्प्रे लिक्विड जो है वो बाहर स्प्रे कर दिया जाता है। और इसका जो है सामान्यतः जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं या कोई फील्ड क्रॉप्स है जिनके हाइट ज़्यादा है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लगभग 1.5 से 2 हेक्टेयर एरिया प्रतिदिन इस रॉकर स्प्रेयर के जरिए छिड़काव किया जा सकता है कीटनाशक का। और दूसरा होता है मैनुअली ऑपरेटेड के बाद पावर ऑपरेटेड अर्थात मशीनों से चलना होता है। पावर ऑपरेटेड में पहला आता है पावर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर है ना। पावर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर्स में इसमें 2 स्ट्रोक इंजन भी होता है, 4 स्ट्रोक इंजन भी आते हैं है ना। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये इंजन है, इंजन के जरिए ये स्टार्ट
होता है। इसमें जो है फ्यूल चाहिए, डीजल, पेट्रोल, इस तरीके से फ्यूल की आवश्यकता होती है। ये जो हो गया आपका फ्यूल टैंक हो गया, और ये जो है स्प्रे टैंक हो गया है, और ये जो है इसकी लांस हो गया, ये नोजल हो गए है, इसकी होस पाइप हो गया। डिफरेंट असेंबलीज जो होती हैं सामान्यतः जो भी 18 फीट या उससे अधिक की जो सामान्यतः 18 फीट हाइट तक की जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें छिड़काव करने के लिए ऑर्चार्ड्स में है ना, फील्ड क्रॉप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लगभग 125 मीटर होस, ये जो है 125 मीटर होस जो है इसके साथ जो है अटैच किया जा सकता है। लंबा 125 मीटर होज 125 मीटर दूर तक की चीजों का इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर और क्रॉप के ऊपर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा होता है ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर, ये भी पावर स्प्रेयर है ना। इसमें जो है ये देखिए ये डिफरेंट अलग अलग डिस्टेंस पे नोजल्स लगे होते हैं और इसीलिए इसको बूम बोला जाता है, क्योंकि इसमें मोर देन वन, एक से अधिक, कभी 4, कभी 5, कभी 10 ऐसे नोजल्स लगे होते हैं, इसलिए इसको ट्रैक्टर, क्योंकि ये ट्रैक्टर पे जुड़ा हुआ है, ट्रैक्टर का जो पीटीओ होता है उस पीटीओ के जरिए जो है इसको ड्राइव किया जाता है ना। तो इस प्रकार से इसको जो है ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर कहते हैं। और इसका भी पर्पस जो है मल्टीपर्पज पे यूज किया जाता है, प्लांट प्रोटेक्शन के रूप में है ना। और जितने भी फील्ड क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं है ना, उनका जो है उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है आपका हाई वॉल्यूम स्प्रेयर के बाद लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स है ना। लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स में जो है आपका जो स्प्रे फ्लूइड होता है, स्प्रे फ्लूइड लिक्विड तरल जो होता है उसको जो है आपका हाई वेलोसिटी है ना, उच्च जो है आपका वेग से एयर स्ट्रीम के जरिए जो है स्प्रे फ्लूइड को ऑटोमाइज किया जाता है, उसको उसमें भेजा जाता है। और इसीलिए इनको कहा जाता है मिस्ट ब्लोअर्स या पावर स्प्रेयर्स भी कहते हैं। पावर स्प्रेयर्स जो है आपका 4 स्ट्रोक इंजन है ना, मिस्ट ब्लोअर्स भी इनको लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स को कहा जाता है। और ये जो टैंक होते हैं वो पॉलीथीन्स के मतलब प्लास्टिक के बने होते हैं और जिनकी कैपेसिटी लगभग 10 लीटर की होती है। और इसमें जो ये भी फ्यूल ऑपरेटेड है, इंजन ऑपरेटेड है, फ्यूल चाहिए इसके लिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और उसकी कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर की होती है। और इसमें जो है लगभग जो इंजन होता है वो 1.5 से 3 एचपी का पेट्रोल इंजन यूज किया जाता है। और इसके जरिए लगभग एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया अर्थात 5 एकड़ एरिया का छिड़काव इस स्प्रेयर के जरिए किया जा सकता है। एक होता है पावर ऑपरेटेड मिस्ट ब्लोअर्स, ये भी जो है आपका लो वॉल्यूम स्प्रेइंग के तहत आता है। ये देखिए ये फोटो में दिख रहा है पावर ऑपरेटेड, ये देखिए ये जो है ये इंजन है ना, इसके यहाँ पे फ्यूल टैंक है, पेट्रोल डलता है इस पे, ये आपका जो है होस पाइप हो गया, नोजल हो गया, और इसका स्प्रे फ्लूइड को रखा जाता है ना। ये भी एक प्रकार का मिस्ट ब्लोअर है। इसमें जो है किसी प्रकार की विशेष बहुत मेहनत नहीं लगती है, सब मशीन काम कर देती है, केवल आपको उसको पकड़ा करके चलना है। और सामान्यतः जो लार्ज एरिया या डिफिकल्ट एरियाज है ना, और ये भी पीठ में अपने व्यक्ति के जो भी स्प्रे कर रहा है उसको पीठ में लाद लिया जाता है ना। और जो कठिन एरिया है या कोई डिफिकल्ट एरियाज है, खासकर ऑर्चर्ड्स वगैरह में स्प्रेइंग करने के लिए जो है आपका फ्रूट ट्रीज में, वाइन्स में है ना, वेजिटेबल पैचेस में, उन सब के लिए जो है कम समय में ज्यादा कवर करके इस ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा होता है हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, और देन अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स है ना। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स में जो होता है इसमें अलग से यूएलबी, इसको बोला जाता है यूएलबी स्प्रेयर्स है ना, यूएलबी। तो इसमें जो पेस्टिसाइड्स का जो यूज किया जाता है उनको पानी में डाइल्यूट नहीं किया जाता है, ये अनडाइल्यूटेड। जिस तरीके से यूएलबी फार्मूलेशन ही मार्केट में आता है उसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता, डायरेक्ट यूएलबी फार्मूलेशन जो है वो आपका क्या बोलते हैं टैंक में डाल दिया जाता है। और डायरेक्ट पेस्टिसाइड्स जो है उसकी जो ड्रॉपलेट साइज है वो इतनी बारीक होती है ना, कि वो डायरेक्ट ही यूज की जाती है, उनको पानी में डाइल्यूट नहीं किया जाता है। और इनको जो है सामान्यतः इसकी जो 6 लीटर है ना पर हेक्टेयर से भी कम जो है इसकी मात्रा यूज की जाती है 1 हेक्टेयर एरिया। सामान्यतः जो फील्ड क्रॉप्स होती है उनमें 0.5 आधा लीटर से 2 लीटर 1 हेक्टेयर एरिया में ये फार्मूलेशन का यूज होता है और 1 हेक्टेयर एरिया कवर हो जाता है। उसके जरिए जो है छिड़काव 1 हेक्टेयर एरिया का किया जा सकता है। और इसके जो ड्रॉपलेट साइज होती है वो आपको बताया कि 20 से 150 माइक्रॉन्स तक होते हैं। और एक दिन में लगभग 5 हेक्टेयर एरिया है ना,
12.5 एकड़ एरिया इस यूएलवी स्प्रेयर के जरिए वो स्प्रे किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है कंट्रोल्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेटर CDA। ये देखिए ये है CDA का ये टैंक है ना, और ये जो है आपका कट ऑफ वाल्व हो गया, ये जो है आपका इसकी डिवाइस हो गई, ये होस पाइप हो गया, ये लांस हो गया, है ना। तो इसमें जो एप्लीकेटर्स में एक प्रकार की यहाँ पे स्पिनिंग डिस्क है या कप जैसी संरचना बनी होती है, जो कि लिक्विड्स को जो है ना, जो स्प्रे फ्लूइड है उसको यूनिफॉर्मली साइज में, एक जैसे साइज में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ड्रॉपलेट्स को बारीक बारीक जो है उसमें तोड़ देती है, ड्रॉपलेट साइज में तोड़ देती है। और जो ड्रॉपलेट्स जो बनती हैं वो या तो ग्रेविटी के जरिए या जिसमें एक फैन होता है, इस फैन के जरिए जो है हवा फेंकते हैं, और उस हवा से जो है वो ड्रॉपलेट जो है वो अपने टारगेट पेस्ट तक पहुंच जाती है ना। और इसमें जो स्पिन होती है या डिस्क होती है, कप होता है ना, उसमें एक छोटी सी जो है हाइड्रोलिक मोटर्स होती है, जिसके जरिए जो है उसको वो मोटर जो है उसको स्पिन करने का कार्य करती है, घुमाने का कार्य करती है ना। और इसमें प्रायः पंप का इस्तेमाल नहीं होता है, मोस्टली जितने भी CDAs होते हैं उसमें पंप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसका जो है रेंज साइज जो है वो हाथ से लेकर के ट्रैक्टर माउंटेड यूनिट्स भी आती है CDA। चौथा होता है एरियल स्प्रेइंग, है ना। एरियल स्प्रेइंग, एरियल एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, उसके जरिए जो है इस प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका एप्लीकेशन किया जाता है, इसीलिए उनको एरियल स्प्रेइंग कहा जाता है। इसमें सामान्यतः जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप पेस्ट है ना, तो जो फसल लगी है उनके पेस्ट का कंट्रोल भी किया जाता है, और साथ साथ पब्लिक हेल्थ जो पेस्टिसाइड्स होते हैं है ना, उनका भी जो है स्प्रेइंग इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि पूरा खेत यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी अगर धान लगी है तो सभी जगह धान ही धान लगी और दूसरी फसल ना लगी हो, बड़े बड़े ट्रीज ना हो, किसी प्रकार की मेढ़ों में पेड़ पौधे ना हो, तभी ये एरियल स्प्रेइंग संभव हो सकती है। और इस एरियल स्प्रेइंग के जरिए स्प्रेइंग भी की जाती है, डस्टिंग भी की जाती है, और जो पॉइजन बैट्स होती है उनका भी एप्लीकेशन किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डस्ट फॉर्मेशन का जब कभी भी एरियल स्प्रेइंग के जरिए यूज किया जाता है तो हवा की जो गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होना चाहिए, तभी हम लोग डस्ट जो है, डस्ट फॉर्मेशन है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो है लो हाइट्स पे, कम हाइट पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब कभी भी डस्टिंग की जाती है तो मॉर्निंग आवर्स में जो है डस्टिंग करते हैं, ताकि जो है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर इजिली जो है सेटल हो सके। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस क्लास में देखा कि किस प्रकार से इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 क्या है, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, और स्प्रेइंग टेक्निक्स जो है उसमें डिफरेंट प्रकार की जो स्प्रेइंग टेक्निक्स किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है।